बस में एक मजबूर लड़की सवार थी जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। कंडक्टर इससे टिकट के पैसे मांग रहा था। कंडक्टर इससे टिकट के पैसे मांग रहा था और वो बार बार हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बस में बैठे लोग उसे घूर रहे थी। कोई हंस रहा था तो कोई ताने मार रहा था। कोई बार बार मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मैं जैसे ही बस में चढ़ा मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी। इसका चेहरा परेशान था। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इतने सारे मर्दों के दरमियान वो खुद को बेचैन महसूस कर रही थी। तभी मेरी नज़र इसके पांव पर गई और मैं चौंक गया। वो लड़की जिस्मानी तौर पर माजूर थी। इसका एक पाँव मसनूई था और वो लाठी के सहारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खड़े रहना जैथिन ठिठेना था। बस के कैरे से खड़े रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बस के झटकों से वो बार बार तवाजुन खो रही थी। बस चुपचाप खड़ी सब कुछ सह रही थी। मुझे इस पर बहुत रहम आया। मैंने कंडक्टर से पूछा, बोन इस पूछा, भाई ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? आराम से बात करो। बताओ क्या मसला है? कंडक्टर मुझे पहले से जानता था। मैं रोज बस से आता जाता था। आधे से ज्यादा लोग मेरे मोहल्ले के ही थे क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही यह बस रुकती थी। कंडक्टर ने कहा इसके पास टिकट के पैसे नहीं हैं और ज़बरदस्ती बस में बैठना चाहती है। मैं उसे कह रहा हूँ या तो पैसे दे दे या उतर जाए। मुझे इस लड़की की हालत देखकर और भी ज्यादा हमदर्दी आने लगी। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरे पास 80 रुपए थे। इसी में से मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे। इसी में से मैंने अपना टिकट करवाया था और बाकी पैसों से मुझ दिन भर का खाना चलाना था क्योंकि इस दिन में बगैर नाश्ता किए घर से निकल आया था। फिर भी मैंने कंडक्टर से कहा, आप उसे बैठा दीजिए, मैं उसका टिकट करवा देता हूँ। कंडक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा क्योंकि वो मेरी हालत जानता था। बस में बैठे कुछ लोग हंसने लगे और ताने मारने लगे कि जो खुद भूखा है वो दूसरों का टिकट वा रहा है। किसी ने कहा शाम तक खुद भूखा रहेगा, किसी ने कहा शाम तक खुद रहेगा। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बहस की आदत नहीं थी। कंडक्टर ने मेरा टिकट और इस लड़की का भी टिकट बनाया और वो लड़की जाकर सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखे और धीमी आवाज में शुक्रिया अदा किया। बस। लेकिन लोगों की हंसी और फप्तियां अब भी जारी थीं। मुझे बरा तो लगा लेकिन दिल में सुकून था कि मैंने किसी मजबूर की रुकी जहां मुझे उतरना था। हैरत की बात यह थी कि वो लड़की भी इसी जगह वो लड़की भी इसी जगह उतरी और अपने पर्स से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, ये क्या है? इसने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप बहुत मजबूर हो जाएं और कोई रास्ता नजर ना आए तो इसे खोल कर देख लेना। मैंने मस्करा कर वो कागज जेब में रख लिया और अपने काम पर चला गया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन दिल को तसल्ली थी कि मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की है। मैं जिस दुकान पर काम करता था वहां बोरियां उठाकर लोडर में डालनी पड़ती थीं। काम बहुत मेहनत का था। थोड़ी ही देर में मेरे हाथ पांव दर्द करने लगे। कुछ लोग उतरकर मिठाई के डब्बे बांटने लगे। उन्होंने गाड़ी आबा दिया। उन्होंने मुझे भी एक डब्बा दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और मन ही मन खुदा का शुक्रिया अदा किया। मुझे यकीन था कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो खुदा उसे भूखा नहीं रखता। शाम को दिहाड़ी मिली तो मैं रोटी और सब्जी लेकर घर की तरफ
चला, क्योंकि घर में मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही थीं। हमारा घर कच्चा था, अक्सर बिजली नहीं रहती थी। माँ हाथ के पंखे से हुआ कर रही थी और बहन पास बैठी सिलाई कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि एक दिन मैं उन्हें हर सिख दूंगा, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस रात में देर तक सो न पाया। माँ और बहन दोनों खाना खाकर सो गईं, लेकिन मैं खरवेटे बदलता रहा। दिमाग में बस यही वाकया घूमता रहा। वो लड़की, इसका चेहरा, इसकी मजबूरी और लोगों की बेरखी बार बार आंखों के सामने आ रही थी। जेब में रखी वो पर्ची भी याद आई, लेकिन मैंने इसे निकाल कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा वो खुद एक गरीब मजदूर थी। वो मेरी क्या मदद कर सकती थी? सुबह होते ही मैं फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह गया, लेकिन कहीं काम ना मिला। कहीं कहा गया अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं कहा गया बाद में आना, और कहीं सीधा इनकार कर दिया गया। दिन गुजरते गए, हालात और बगड़ते चले गए। कभी दिहाड़ी मिलती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। माँ की तबीयत भी कमज़ोर रहने लगी। बहन की सलाई से जो थोड़ा भी कमज़ोर रहने लगी। बहन की सलाई से जो थोड़ा बहुत पैसा आता, इसी से घर का खर्च चलता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाया। मैं अपनी भूख दबा लेता, लेकिन माँ और बहन को भूखा नहीं देख सकता था। जिस्म कमज़ोर होता जा रहा था। लगातार बोझ उठाने की वजह से पेट और कमर में दर्द रहने लगा। फिर भी मजबूरी में काम करता रहा। एक दिन दुकान पर ज्यादा वजन अचानक पेट में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा ज्यादा वजन उठाते वक्त अचानक पेट में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं वहीं बैठ गया। मालिक को गुस्सा आ गया। अगले दिन फिर वही दर्द, लेकिन अब सहने की तो यहाँ ना बची थी। अगले दिन बाद मालिक ने साफ कह दिया कि अब तुमसे काम नहीं होगा, और मुझे निकाल दिया गया। इस दिन में खाली हाथ घर लौटा। माँ ने मेरे चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। बहन चुपचाप बैठी रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। अगले कई हफ्ते काम की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी ठीक ठाक काम न मिला। लेकिन होने के बावजूद भी मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगा कि पढ़ाई का क्या फायदा जब पेट भरने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े। एक दिन माँ को तेज बुखार हो गया। दवा लेने के पैसे भी नहीं थे। बहन रो रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और पूछा, आखिर मेरी परेशानी कब खत्म होगी? तीसरे दिन जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए, तो मैं अलमारी के पास बैठा अपनी पुरानी वही फाइल जिसमें फाइलें देखने लगा। वही फाइल जिसमें मेरी डिग्रियां रखी थी। इस फाइल को झटकते वक्त अचानक एक पहला सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तो दिल जोर से दी हुई पर्ची। इतने सालों बाद मुझे उसकी बात याद आई, जब तुम बहुत मजबूर हो जाओ, पर्ची, तब उसे खोलना। मैंने बगैर देर किए तब उसे खोलना। मैंने बगैर देर किए पर्ची खोली। इस पर एक पता और एक नाम लिखा था। वहां क्या मिलेगा, लेकिन अब खोने के लिए भी कुछ ना बचा था। मैंने फटे जूते पहने और दर्द से जूझते हुए इस पते की तरफ निकल पड़ा। मैं इस पते की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें दर्द था। पेट में जलन थी, लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी। रास्ता बिल्कुल अनजान था। ये शहर का वो इलाका था जहां मैं पहले कभी नहीं आया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थीं, दोनों तरफ बड़े बड़े घर थे, ऊंची दीवारें, चमकदार गेट और हर तरफ हरियाली।
मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मेरा फटा हुआ जूता और मैले कपड़े इस माहौल में मुझे और भी छोटा महसूस करा रहे थे। लेकिन अब वापस लौटने का कोई मतलब ना था। कुछ देर चलने के बाद में एक बहुत बड़े गेट सामने पहुंचा। देर चलने के बाद में एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। गेट पर लगी तख्ती पर वही पता लिखा था जो पर्ची पर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, क्या सच में यही सही जगह है? मैंने हिम्मत करके घंटी दबाई। थोड़ी गेट खुला और एक गार्ड बाहर आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची इसे दिखाई। गार्ड ने पर्ची देखी, फिर मुझे देखा और बगैर कुछ कहे अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने हरा भरा बागचा था, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। इतना कि बड़ा बंगला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे एक बड़े से हॉल में बैठाया गया जहां सोफे और बाढ़े और झूमर लगे थे। मेरे जैसे वहीं बैठा हो खुद को अजीब महसूस कर रहा था। मेरा जैसे गरीब वह जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद सीढ़ियों से व्हील चेयर की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी नीचे आ रही थी। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। जब वो सामने आई तो मैं सुन रह गया। ये वही लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब इसके चेहरे पर मजबूरी नहीं बल्कि एतमाद था। इसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं अपनी जगह दिन जरूर आओगे। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और कुछ बोल ना पाया। मेरे गले में जैसे अल्फाज अटक गए थे। उसने खुद ही कहा, तुम मुझे पहचान गए हो ना? वही हूँ जो इस दिन बस में थी। मेरा नाम मधु है। मैंने हाँ मैं सर हिलाया और कहा, लेकिन आप यहाँ और ये सब? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस दिन जो तुमने देखा वो मेरे वालिद की एक आजमाइश थी। मेरे वालिद बहुत बड़े कारोबारी थे। लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। वो चाहते थे कि मैं अपनी दुनिया को करीब से समझूं। लोगों का रवैया थे कि मैं अपनी माजूरी के बावजूद दुनिया को करीब से समझूं। लोगों का रवैया देखूं। असली उन्होंने मुझे बगैर पैसों के सादा कपड़ों में बस मैं भेजा ताकि मैं देख सकूं कौन इंसानियत दिखाता है और कौन मुंह फेर लेता है। इस दिन बस में सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसने अपनी गरीबी भूलकर मेरी मदद की। माथों से झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मधु ने आगे कहा, मेरे वालिद दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि इस दुनिया में नेक इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार और हसास इंसान की जरूरत है। तुम्हारी डिग्री से ज्यादा मुझे तुम्हारा किरदार पसंद आया। उसने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों की तकलीफ जैसे एक पल में हल्की हो गई थी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूं। इसने कहा, तुम बिल्कुल इसके लायक हो, क्योंकि जिसने भूखा रहकर किसी भूखे की मदद की हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसी वक्त इसने अपने स्टाफ को बुलाया और मेरी माँ के इलाज और घर के राशन का इंतजाम करने को कहा। इस पल मुझे लगा जैसे खुदा खुद मेरे सामने खड़े होकर मेरी पेट थपथपा रहे हों। मधु के अल्फाज सुनकर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही ना पाया। इतने सालों की थकन, डर और बेबसी एक साथ आंखों से बहने लगी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदलेगी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि इस दिन
बस में अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह नजर फेर लेता तो आज मेरी क्या हालत होती। मद्धो ने मुझे सहारा दिया और कहा, घबराइए नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने बहुत सादगी से लेकिन पूरे यकीन हो जाएगा, लेकिन इसे पूरे यकीन के साथ ये बात कही बल्कि ऊपर वाले पर पूरा भरोसा हो। मैंने उसे अपनी माँ और बहन के बारे में बताया, माँ की बीमारी और घर की हालत बताई तो उसकी आंखें नम हो गईं। इसने फौरन फोन किया और डॉक्टर और दवाइयों का पूरा इंतजाम करने को कहा। फिर उसने मुझसे कहा, आज से आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। ये अल्फाज मेरे लिए अ, किसी दौलत से कम ना थे। इसी दिन मुझे गाड़ी में घर भेजा गया। जब मैं अपने मोहल्ले में इस गाड़ी से इतरा तो पड़ोसी हैरत से देखने लगे। वही लोग जो कभी मेरी गरीबी पर हंसते थे, आज चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैं सीधा घर के अंदर गया। माँ बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थी। बहन उनके पास बैठी थी। डॉक्टर और दवाएं देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, खुदा ने तुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। इस रात पहली बार हमने घर में चैन की नींद आई। अगले दिन में मधु की कंपनी पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर कोई इज्जत से बात कर रहा था। किसी ने मेरे कपड़ों या गुजरे हालात पर नजर नहीं डाली। माजे मुझे मेरे काम की पूरी मालूमात दी गई। मधु ने खुद मुझे ऑफिस घुमाया और कहा, यहाँ काम सिर्फ मुनाफा के लिए नहीं होता, यहाँ इंसानियत भी जरूरी है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। शुरू में जिस्म का दर्द शुरू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होने लगा। हर दिन मैं ऑफिस जाता तो मन में शुक्रिया होता। हर दिन जब मैं ऑफिस जा होता कि एक छोटी सी मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों में ही हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए। माँ बिल्कुल ठीक हो गई। बहन के लिए अच्छे कपड़े आए और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। हमारे कच्चे घर की जगह पक्का घर बनने लगा। मोहल्ले के लोग अब इज्जत से बात करने लगे। लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत न थी, क्योंकि मैंने गरीबी में भी सब्र करना सीख लिया था। एक दिन मधु ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेरे वालिद का फैसला दुरुस्त था। तुम जैसे लोग ही मुआशरे को बेहतर बनाते हैं। मैंने सर झुका लिया और कहा, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं तो बस एक जरिया था। इस दिन ऑफिस से निकलते वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से जन्म दिया हो। वक्त तेजी से गुजरने लगा। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहा। मधु ने कभी मुझे मालिक और नौकर जैसा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि आरी राय ली जाती, बल्कि हर फैसले में मेरी राय ली जाती थी। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से काम संभालने लगा। कंपनी में काम करने वाले लोग अब मुझे इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सिर्फ अहदे से नहीं बल्कि अपने रुपए से भी वहां पहुंचा हूं। कुछ ही अरसे में कंपनी का काम और बेहतर होने लगा। नए लोग जड़े, पुराने मुलाजमीन की हालतें भी बेहतर होने लगीं। माँ बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी थी। बहन के सिलाई के काम को फरोग मिला और इसके हुनर की तारीफ होने लगी। हमारे घर में अब बाकायदगी से खाना बनने लगा और सबसे बड़ी बात, घर में सुकून लौट आया। एक दिन मैं इसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां सालों पहले वो वाकया पेश आया था। वही बस, वही कंडक्टर और कुछ पहचाने चेहरे भी नजर आए। कंडक्टर ने मुझे पहचाना और मुस्कराते हुए कहा, आजकल बड़े आदमी हो गए हो। मैंने मुस्कराकर जवाब दिया, इंसान वही है, बस हालात बदल गए। मैंने इस दिन बस में बैठे लोगों को याद किया जो हंस रहे थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए
कोई तलखी न थी, क्योंकि अगर इस दिन वो ना हंसते तो शायद मेरी नीयत इतनी मजबूत ना होती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है, आज जिंदगी हमें हर मोड़ पर पुकारती है। छोटी सी मदद कभी कभी बहुत बड़ा रास्ता खोल देती है। मैंने इस दिन सिर्फ एक टिकट नहीं करवाया था, बल्कि अपने मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोल दिया। अगर इंसान सच्चे दिल से किसी मजबूर की मदद करता है तो ऊपर वाला उसे ऐसे रास्तों से रोज़ी देता है, जिनकी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं की होती। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी मदद करने से पीछे मत हटो। हो सकता है वही एक काम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।